शुरू करते हैं आज बायोलॉजी का जो है फोर्थ पार्ट। ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सेडीमा होता है, तो अबटू ग्रंथि के कारण जो है मिक्सेडीमा होता है। मानव शरीर में अगर मिक्सेडीमा की अगर बीमारी होती है तो समझिए अबटू ग्रंथि के कारण। किसको अंतःस्रवित तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है, बता सकते हैं? तो हम बताएंगे थायरॉक्सिन का। तो थायरॉक्सिन का होता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि अंतःस्रवित तंत्र का पेसमेकर अगर कहा जाता है तो किसको कहते हैं? थायरॉक्सिन को। और भी सवाल बनता है थायरॉक्सिन से। थायरॉक्सिन का सबसे फेमस सवाल जो है आयोडीन युक्त हार्मोन्स। तो आयोडीन युक्त हार्मोन्स को हम कहते हैं थायरॉक्सिन, ठीक है। आयोडीन युक्त होते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मादा जनन हार्मोन्स जो है आपको 3 होते हैं। मादा जनन का मतलब होता है कि महिला, मतलब महिलाओं में। मादा मतलब होते हैं महिलाओं के लिए बोला जाता है, नर मतलब पुरुष के लिए बोला जाता है, आप जानते हैं। तो महिला की अगर बात करें, मादा जनन के हार्मोन्स की बात करें तो 3 होते हैं, जो कि बहुत ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। एक में है क्या? एस्ट्रोजेन है, ठीक है। एक है प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं इसे, तो एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन, और एक और होते हैं जिसे हम बोलते हैं रिलेक्सिन। क्या बोलते हैं? रिलेक्सिन, सिंपली समझ गए। तो मादा जनन हार्मोन्स 3 होते हैं, जिसमें सबसे फेमस है आपका एस्ट्रोजेन, ये जरूर ध्यान रखेंगे। अब देखिए नर लैंगिक बोलते हैं, लैंगिक भी बोलते हैं। हार्मोन्स जो है कौन सा है तो पता है? एक ही तो हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। तो अलग कर दीजिएगा, टेस्टो अलग कर दीजिए, अस्टी अलग कर दीजिए, रो अलग कर दीजिए, तो ठीक है, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। सिंपली सवाल है कि नहीं, समझ गए? ये हो गया। अब इसी सवाल को देखिए, ये जो आप अभी पढ़ रहे हैं ये मादा में होता है कि नहीं, पढ़ते हैं। अब देखिए मादा में होता है, ये हम जानते हैं, ये हार्मोन्स है, जनन हार्मोन्स है। तो लेकिन इसे क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजेन बोलते हैं। अब एस्ट्रोजेन का स्रव जो होते हैं, स्रव करते हैं मतलब स्रवित होता है, तो उसे क्या कहिएगा ये बताइएगा, या किसके माध्यम से होता है, किसके द्वारा होता है? उसका नाम तो जानते होंगे ना, उसका नाम दिया हुआ है ग्राफियन पुटिकाओं द्वारा होता है। तो ग्राफियन पुटिकाओं द्वारा जो होता है, क्या होता है? एस्ट्रोजेन स्रव होते हैं, मतलब निकलते हैं। लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहा जाता है, पता है किसको? एंड्रीनेलिन को। एंड्री अलग कर दीजिए, नेलिन अलग कर दीजिए, नलिन कार्ड में याद कर लीजिए, नेलिन ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। तो एंड्रीन नेलिन याद रखिएगा कि जो है लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहा जाता है। ये सवाल है, आपसे पूछेगा पता है रक्तदाब नियंत्रण करता है, तो रक्तदाब जो नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है, उसे अधिवृक्क कहा जाता है। अधिवृक्क मतलब जानते हैं? किडनी होता है, ब्रिक माने किडनी होता है। किडनी का ऊपरी हिस्से में, किडनी जब देखिएगा आप, जब मैं पीपीटी तैयार करूंगा उसमें मैं बताऊंगा, लेकिन अभी जान लीजिए कि किडनी जब देखिएगा तो 2 किडनी है। 2 किडनी के ऊपर में एक कोन जैसा बना रहता है, वो ढका रहता है, उसी को अधिवृक्क कहा जाता है, जो कि याद रखिएगा, ठीक है। तो अधिवृक्क मतलब किडनी का ही ऊपर वाले भाग को कहते हैं, जिसमें रक्त दाब का नियंत्रण होता है, ब्लड का कंट्रोल किया जाता है। ये हो गया। अब देखिए इसी में आ जाते हैं अबटू ये जो शब्द आप देख रहे हैं, उधर ध बोलते हैं ऐसे, लेकिन इसे ग्रंथि बोल सकते हैं, ठीक है, सिंपली, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एडम्स एप्पल, ठीक है। तो देखिए मानव के कंठ के किस भाग को, मानव का कंठ जो है, याद रखिएगा, मानव के कंठ जो हम लोग का कंठ है, आप देख रहे हैं, सिंपली जान लीजिए, भाग को अबटू ग्रंथि या अबटू उद्धर्थ बोलते हैं, ठीक है, या इंग्लिश में बोलते हैं एडम्स एप कहा जाता है। तो किसे कहते हैं पता है? थोराइड को। जैसे आप अभी पढ़े थे, थोरैक्सिन पढ़े ना, उसी तरह इसमें जो थोराइड हो गया, थोरैक्सिन थोराइड हो गया, तो थोराइड ग्रंथि, थोराइड उपस्थि बोल दीजिएगा, कोई सिंपल दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि ऑप्शन इंग्लिश हिंदी दोनों में देगा। जब मॉक टेस्ट करवाऊंगा, जब बुक मैंने एक ऑर्डर किया है इंग्लिश हिंदी में, मैंने सारा करवाता हूँ, क्योंकि ऑफलाइन भी करवाना रहता है, तो इसमें चलिएगा। गाय और भैंस के थनों में दूध उतरने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है? अब मान लीजिए दूध उतारना है, गाय और भैंस का जो दूध हम लोग का जो है थन, दूध गाय और भैंस के थन में जो है दूध उतारना होता है। जैसे मान लीजिए कभी कभी जो है दूध नहीं आता, तो उसके लिए एक हार्मोन्स होता है, उसकी सुई पड़ती है, उस सुई का नाम है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होते हैं जो कि सुई लगाई जाती है,
तभी जो है गाय के थन में जो है दूध आता है। कभी कभी ये इस्तेमाल होते हैं। चलिएगा, और भी स्लो आप स्पीड करके वीडियो देखिएगा, क्योंकि पता है मैंने फास्ट पढ़ता हूँ तो बहुत गलत हो जाता है। सिंपली कोशिश करूँगा कि अब गलती ना हो। चलिएगा, अब है थाइमस जो होता है, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन्स का क्या नाम है, बता सकते हैं? तो बहुत सिंपल, थाइमोसिन। क्या है? थाइमोसिन नाम है। तो थाइमस ग्रंथि द्वारा जो निर्मित हार्मोन्स का अगर नाम आपसे पूछेगा तो थाइमोसिन बताइएगा। ठीक है, बस सब्र करेंगे, सारे बुक करवाया जाएगा, सारा टॉपिक करवाया जाएगा, जितने भी एग्ज़ाम हैं सारे क्रैक करेंगे, और इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहीं नहीं आएगा। बस आप भरोसा करके वीडियो देखते रहें। जीव रक्षक हार्मोन स्रावित होता है। तो जैसे ही जीव रक्षक हार्मोन्स की बात होगी, जीव रक्षक मतलब कहने को मतलब हमारे जीव रक्षक की बात किया जाए, या जीव रक्षक एक हार्मोन्स होता है उसका स्रावित होता है, उसे क्या कहते हैं पता है? एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं। एड्रीनल ग्रंथि होता है कि नहीं, जीव रक्षक होते हैं, ये सिंपली सवाल। चलिए, अब जैसे कि देखिए कौन सी ग्रंथि जो है सेक्स हार्मोन्स का स्राव जो है करती है, तो हम एड्रीनल ग्रंथि को ही कहते हैं, जो कि सेक्स हार्मोन्स भी कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, एड्रीनल ग्रंथि जो है सेक्स हार्मोन्स का स्रावित करती है। ये हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब कौन सी ग्रंथि जो है मानव शरीर में अंतःस्रवित तथा बाह्यस्रवी दोनों की तरह कार्य करता है, तो वो अग्नाशय, अग्नाशय को पैनक्रियाज भी कहते हैं सिंपली। तो आपसे अगर पूछेगा कि अग्नाशय जो है, अग्नाशय जो ग्रंथि होता है वो मानव शरीर का क्या होता है, अंतःस्रवित भी करता है और बाहरी स्रवित दोनों तरफ जो है करता है, और दोनों तरफ मतलब काम करता है मानव शरीर का। ठीक है, तो ये समझिए अग्नाशय ही कर सकता है और कोई नहीं। अब देखिए लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं एक होता था, लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएं हैं जो इंसुलिन का स्राव करती है या करते हैं, तो स्थित होता है कहाँ, अग्नाशय में ही तो होते हैं। और शुरू में ही हम पढ़े थे, लैंगरहैंस की बात करते हैं वैसे ही हम याद करते हैं, ये सब जो होता है जो एक तरह से इंसुलिन का स्राव करता है वो अग्नाशय में स्थित होते हैं। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, सिंपली समझ गए। नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में करिएगा, हम कमेंट करेंगे, मतलब उसका डिटेल भी हम आपको बताएंगे। इंसुलिन है एक प्रकार का क्या पता है, हार्मोन्स है। तो इंसुलिन अगर आपसे पूछेगा कि इंसुलिन है क्या सर, तो आप बताइएगा हार्मोन्स है। इंसुलिन सिंपली इंसुलिन हार्मोन्स है। अब इंसुलिन दे दिया तो हार्मोन्स भूल गए, नहीं, इंसुलिन रहे या हार्मोन्स रहे तो इंसुलिन है। तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स होता है, और जो यहाँ पे इंसुलिन जो लिखा है, इंसुलिन का स्राव होत करते हैं तो अग्नाशय, तो ये हार्मोन्स का यहाँ पे लिख देगा तो क्या गलत कर देंगे, नहीं, हम अग्नाशय कर देंगे। चलिए, अब सवाल बनता है कि किस कोशिका से इंसुलिन जो है स्रावित होता है, तो हम बीटा कोशिका से कहेंगे कि स्रावित होते हैं। स्रावित होने का सेंस में ही होता है कि बाहर की ओर निकलना या स्रावित करना, मतलब इधर उधर जाने के सेंस में किया जाता है ना। तो कोशिका से इंसुलिन स्रावित होते हैं तो बीटा कोशिका उसको कहेंगे। बीटा कोशिका जो है इंसुलिन जो है स्रावित करता है। तो बीटा कोशिका जो बीटा सेल होते हैं वो क्या करते हैं, इंसुलिन को स्रावित करते हैं। सिंपल, हर ढंग से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कौन सी ग्रंथि जो है इंसुलिन जो है निस्सरण करता है, निस्सरण करता है, निस्सारण कहते हैं इसे, निस्सरण करता है के लिए उत्तरदायी है, तो अग्नाशय तो है। तो जैसे ही बात करेगा इंसुलिन निस्सारण करने का मतलब स्रावित ही तो करता है ना, स्रावित, यही वर्ड को बस अलग ढंग से घुमा दिया, ये वर्ड को, सॉरी ये वर्ड को, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कौन सी ग्रंथि जो है इंसुलिन जो है निस्सारण करता है, मतलब स्रावित करता है के लिए उत्तरदायी है, तो अग्नाशय है। सिंपल। देखिए इंसुलिन की बात करते हैं तो अभी जस्ट पढ़े थे, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स है। तो इंसुलिन के खोजकर्ता के बारे में तो भी जानना जरूरी है। तो इंसुलिन की खोजकर्ता कौन है, वेंटिंग और वेस्ट है। तो वेंटिंग बोलिए, वैक्टिंग बोलते हैं, से वेंटिंग ग बोलते हैं, और वेस्ट को बोला जाता है। ये हो गया। मानव शरीर में जो है पेशियों की संख्या अगर आपसे पूछा जाएगा तो 639 बताइएगा, ठीक है। तो मानव शरीर में पेशियों की अगर संख्या आपसे पूछा जाए तो आप 639 मतलब 639 बता के चल सकते हैं, टिक लगा के आ जाइएगा। अब बात करते हैं मानव शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी। सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन, पढ़े थे ना, सबसे सर्वाधिक मानव शरीर का कौन सा है, जबड़ा होता है, वही है सबसे शक्तिशाली पेशी है, ठीक है।
किसकी पेशियों में जो है स्पंदन कहते हैं इसे का गुण पाया जाता है? तो हृदय में। अब देखिए, हृदय हमारा जो है मतलब हार्ट हमारा, दिल हमारा जो कहते हैं हम लोग, तो हृदय जो है, दिल जो है स्वयं स्पंदन करता है, स्वयं काम करता है कि नहीं, स्वयं स्पंदन करता है। देखते हैं डब 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 डब, आप पढ़े थे, लब डब की आवाज़ कौन देता है? हृदय, उसी को कहता है, स्वयं स्पंदन करता है। ये पेशियाँ हैं, यहाँ देखिए पेशियों में रखा गया है इनको, जबड़े को भी, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सिंपल हम लोग अपने ढंग से लेंगे। कैसे? देखिए, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण, ठीक है, मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण। अब सोचिए ना, सिंपली सोचिए ना कि हमारे शरीर है, हमारे शरीर में मांसपेशियाँ जो होती है उसमें क्या होता है, अम्ल जमा हो जाता है ज़्यादा मात्रा में, तो हम लोग को थकान महसूस ज़्यादा होता है। तो कौन सा अम्ल होता है? तो ये लैक्टिक अम्ल होते हैं। इसके कारण हमारे मांसपेशियों में जो है जमा हो जाता है और इसके कारण हमको थकान महसूस होती है। मनुष्य को थकान इसलिए महसूस होती है। अब समझ गए? अगर आपको थकान महसूस हो तो ये समझिएगा, और भी कारण है लेकिन अभी याद करने का पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझेंगे। मानव अंग में कॉर्निया भाग जो है आंखों का है। इतना बार पूछा है कि इसको हमको लगता है डिटेल देने की आवश्यकता या याद करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो मानव अंग में कॉर्निया भाग जो है आंख से संबंधित है। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? अब सोचिए, कॉर्निया को ही दान में दिया जाता है। अगर मान लीजिए किसी को दान देना है आंख को, तो आंख का कौन सा भाग देगा? ये नहीं कि पूरा आंखें निकाल के गोटियां मतलब खेलने वाला बात है कि आंख निकाल दो और दे दो, नहीं, वो कॉर्निया का भाग देता है। नेत्रदान करने वाले जो नेत्रदान करते हैं वो आंख का कॉर्निया भाग को देते हैं, ठीक है, ये वो दान में दिया जाता है। अब नेत्र जो है, नेत्र में प्रकाश की मात्रा नियंत्रण जो है किस अंग द्वारा किया जाता है? तो देखिए, अब सवाल है कि देखिए, मानव अंग कि में कॉर्निया जो भाग है आँख का है, और कॉर्निया को जो है याद रखिएगा, कॉर्निया जो है आँख का एक भाग है जिसमें हमको दान में दिया जा सकता है, नेत्रदान में किया जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए आँख से और भी संबंधित, नेत्र मतलब आँख से संबंधित और भी सवाल बन सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछेगा कि भाई ये अगर मान लीजिए आपके सामने कोई प्रकाश या रोशनी आ रही है, तो उस प्रकाश और रोशनी को जो कंट्रोल कर सकता है हमारी आँख जो करता है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम पता है? सिंपली बताइएगा, आयरिश द्वारा होता है। तो आँख का दूसरा भी नाम सुन लिया, आयरिश। आयरिश द्वारा हमारे प्रकाश की रोशनी को कंट्रोल करता है। ये आप जानते हैं, अचानक आँख पे मरता है तो आँख बंद हो जाती है कि नहीं, तो ये ध्यान रखेंगे। तो आयरिश द्वारा होता है। और अगर पूछे कॉर्निया की बात करें तो ये नेत्रदान में भी काम आता है क्योंकि आँख से ही संबंधित है। तो ये दोनों याद रखिएगा। अब से आयरिश और कॉर्निया को एक जैसा मत मिलाइएगा। कॉर्निया मतलब दान दे सकते हैं, कॉर्निया भी आँख का भाग है और आयरिश भी। लेकिन आयरिश जो है हमारे प्रकाश की रोशनी को कंट्रोल करता है, आप जानते हैं, नियंत्रण में करता है, ठीक है। अचानक अब कोई भी प्रकाश आ जाएगा तो हमारा आँख आयरिश ही तो बचाता है, ठीक है। अब देखिए, आँख के रेटिना को कैमरे के किस भाग से तुलना की जाती है? तो फिल्म से। तो हमारा आँख में जो रेटिना होता है वो एक तरह से फिल्म की तरह होता है, फिल्म जैसे चलाते हैं उस तरह से होता है। चलिए, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? इसी पे तो बनता है। अब मान लीजिए कैमरा पे क्या होता है, अगर फिल्म सेट कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि फिल्म जो है शो करता है तो फिल्म बनता है, वही तो आँख भी है। तो आँख का रेटिना ही तो भाग है जो कि हमारा क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पड़ता है, तो आँख के रेटिना पर पड़ता है, तभी हम लोग को जो है फिल्म की तरह उसको तुलना करते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपका हो गया। अब देखिए रेटिना से और सवाल क्या बन सकता है? तो रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं, तो क्या होते हैं? कोन्स होते हैं। क्या होते हैं? कोन्स होते हैं। तो कोन्स जो होता है, याद रखिएगा, रेटिना में जो रंग की विभेद की बात करते हैं तो हम कोन्स बोलेंगे। कोन्स उपस्थित होता है, इसलिए रेटिना जो आँख में रेटिना होते हैं उस पर कलर आपको बहुत सारा दिखेगा, देखिएगा ध्यान से, है ना। तो वो कोन्स के कारण होता है। आयरिस का कार्य क्या है पता है? तो आयरिस तो आप जान गए कि कंट्रोल करता है प्रकाश को। चलिए, प्रकाश की मतलब अचानक आने से कंट्रोल करता है। तो अब आयरिस का कार्य और भी पढ़ लीजिए। तो पुतली जो होता है, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। लीजिए, पुतली जो हमारे आँख में पुतली जो होते हैं ऊपर देख रहे हैं, उस आकार को नियंत्रित करता है। तभी तो अगर प्रकाश की रोशनी आती है तो आँख में बंद हो जाता है, प्रकाश या रोशनी आती है तो बंद हो जाता है आँख,
अब देखिए त्वचा का रंग जो है किसके कारण होता है, तो बहुत सिंपल, त्वचा का रंग जो हमारे शरीर में जो गोरा, श्यामला, काला इस तरह का जो होता है वो कारण होता है पता है, मेलानिन के कारण। मेलानिन के कारण जो है होते हैं त्वचा का रंग, याद रखिएगा, ये सिंपल शब्द है। आपसे पूछेगा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, तो त्वचा है। तो मानव शरीर का जैसे ही सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा त्वचा। हाँ सिंपल है, त्वचा ही है, स्किन ही है। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती क्या है, जो हमारे स्किन जो आपको काला, सांवला, वाइट, ब्लैक, येलो इस तरह का दिखता है हमारा शरीर। आप बताइए जो स्किन दिखता है त्वचा के ऊपरी सतह कहलाएगी क्या, बताएंगे? तो हम इसे कहेंगे क्या कहेंगे, देखिए इसे ध्यान से देखिएगा, एपी। अब एपीडर्मिस, एपीडर्मिस बोलते हैं। तो एपीडर्मिस किस क्या है, तो ऊपरी त्वचा का जो है सतह को कहते हैं, त्वचा का ऊपरी सतह को, ठीक है। अब देखिए मानव की त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है, तो जैसे ही मानव की त्वचा की बात होगी, मानव की त्वचा मतलब स्किन की बात होगी, तो जो स्थान पूछ रहा है सबसे अधिक मोटी होती है वो होता है तलुआ में। तलुआ मतलब पैर के नीचे वाला सबसे मोटी होती है, समझ गए? हमारे पैर के नीचे जो तलवा होते हैं उसी को तलुआ बोलता है, तलुए बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलते हैं थोड़े से, अब दंत की बात करते हैं। तो दंत में चलिए, मानव शरीर का कौन सा ऐसा पदार्थ है जो सबसे अधिक कठोर होता है, तो दंत वलक ही तो है सबसे अधिक कठोर होता है। दंत जिसमें दांत सेट है, दंत वलक उसी को कहते हैं। तो याद रखिएगा सबसे अधिक कठोर इसी को बोलते हैं, और ये सिंपल जवाब है, ठीक है, सबसे अधिक कठोर माना जाता है। अब किस प्राणी के शरीर में समस्त भार के अधिकांश भाग होते हैं, तो जल होते हैं। अब जान लीजिए, किसी अगर किस प्राणी की बात करें या किस प्राणी के शरीर में समस्त भार के अधिकांश भाग जो होते हैं, तो हम जानते हैं जैसे ही भार की बात करेगा, या सिंपली आप सोचिए ना कि हमारा शरीर कैसे बना है, तो सबसे ज़्यादा आपको जल की मात्रा ज़्यादा मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा जल से बना हुआ है, तो जल की मात्रा है, अधिकांश भाग हमारा जल से बना हुआ है, जल से ही है। आप कहीं भी जोड़ के देख लीजिए। चलिए, केसरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग अगर आपसे पूछे तो हम बहुत अच्छे से बताते हैं, इन्हें मिल बताते हैं। ये बीपीएससी वाले जिनका बायोलॉजी होगा ना उनके लिए बहुत फ़ायदा करेगा, और सब एनटीपीसी वाले के लिए तो 100% करेगा, ये भी जान लीजिए। तो बताइएगा कशेरुल जंतु जो होते हैं, बताइएगा शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग अगर पूछेगा तो हम बताएंगे, इन्हें मिल बताएंगे, ठीक है, क्या कशेरुल बोलते हैं उसको। देखिए, मानव शरीर का कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है, तो मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। देखिए, मानव शरीर का कौन सा अंग जो है बताएगा कि प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता, तो मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं हो सकता है, ये आप जानते हैं। अब अलग बात है कि आप अब बोलिएगा सर अब तो मस्तिष्क को भी बनाया जा रहा है, अब मस्तिष्क को भी लगाया जाता है, तो ऐसे तो बहुत सारे चीज़ हैं अपवाद में जो कि आप जानते हैं। अभी तक तो देखा जाए तो मस्तिष्क को नहीं लगाया जा सकता, ये ध्यान रखिएगा। और भी हमारे शरीर का हिस्सा है जो कि नहीं लगाते, जो कि अभी दिया हुआ है, आगे और पढ़ेंगे। मानव शरीर का मस्तिष्क जो है लगभग कितने ग्राम का होता है पता है, 1400 ग्राम का होता है। अब देखिए, इसमें सवाल आपसे पूछेगा कि मस्तिष्क का लगभग भाग करा जाए तो 1400 करता है, कहीं कहीं 1350 देता है, और कहीं कहीं कुछ ज़्यादा ही दे देता है। रखिएगा इस बुक से 1400 होते हैं, और ज़्यादातर माना जाता है 1350 1400 तक माना जाता है, ज़्यादा नहीं माना जाता है। कहीं कहीं ज़्यादा बताएगा तो वो ऐसे 1400 है, ये जान लीजिए। 1400 से कम भी होता है, 1400 1350 कहीं कहीं ऑप्शन दे देता है, और कहीं कहीं 1400 दे देता है, तो ये ज़रूर ध्यान रखिए। 1450 बहुत रेयर मैंने देखा है एग्ज़ाम में, जो कि बुक में एग्ज़ाम में नहीं, एग्ज़ाम तो एक फिक्स रखता है 1400 और 1350 के बीच, ये दो ऑप्शन ज़्यादा रखता है, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलेगा, मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होते हैं, तो बहुत सिंपल, एंजाइम की बात कर रहा है, किस में बात कर रहा है, मनुष्य के आंसू में। मनुष्य में मतलब औरतों में हो या हम लोग में हो, आंसू जो होते हैं, तो वो उस आंसू जो होते हैं उसका एंजाइम का नाम पता है क्या, लाइसोजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइसोजाइम बोलते हैं, तो लाइसोजाइम होते हैं, ठीक है, ये तो आप पढ़ लिए। अब देखिए, अब आता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है पता है। अब देखिए, शन्यायु पढ़े थे, शन्यायु कोशिका, शन्यायु कोशिका को बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका कोशिका बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, शन्यायु को यही बोला जाता है,
ठीक है, तो तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। तो स्नायु का मतलब ये मत समझिएगा, स्नायु का मतलब होता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका कोशिका जो है हमारे जो है सबसे बड़ी कोशिका है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और इस जगह पे ये वर्ड अगर दे दिया तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये वर्ड आया और तंत्रिका तंत्र नहीं आया, तो तंत्रिका तंत्र को ही बोला जाता है। तो बहुत ऐसे शब्द हैं जो कि अलग अलग बोले जाते हैं, जो कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिकाएं बनती है। ये सिंपल शब्द हम अभी चल रहे हैं, क्योंकि बाद में हम डिटेल इसका जब पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे तो उसका अलग होगा। मानव शरीर में अनिवार्य जो है एनिमो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। जैसे हमारी हड्डी का जो विष होता है शुरुआती 2 बार होते हैं, हमारे दांत की हड्डी 2 बार होते हैं ना विष। तो उसी तरह यहाँ पे याद रखिएगा कि एनिमो अम्ल की संख्या अगर आपसे पूछे तो 20 याद रखिएगा। मानव शरीर में अनिवार्य होते हैं एनिमो अम्ल की संख्या, तो 20 बताइएगा। सिंपल, कितना? 20। आवाज़ सुनाई दे रहा है कि नहीं? माइक पे अगर आवाज़ कम सुनाई दे रहा है तो कमेंट करिएगा, हम अच्छे से बोलेंगे। अब सवाल पूछता है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है कितना है? बता सकते हैं? हमारे शरीर, मान लीजिए हमारा शरीर है, आप अपना मतलब सोच के चलिए, जो भी हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो अपने शरीर से कनेक्ट करके बनाइए, कॉन्टैक्ट नहीं, कनेक्ट करके बनाइए। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे समान तापमान की बात करेगा तो सिंपल 36.9 डिग्री सेल्सियस बता देंगे, मतलब 36.9 डिग्री सेल्सियस हम बता देंगे। भोजन का अनिवार्य अव्यय क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है। तो जैसे ही भोजन का बात करेंगे, अनिवार्य अव्यय की बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट बता देंगे। क्या बता देंगे? कार्बोहाइड्रेट बता देंगे। ये सवाल आपका है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा पदार्थ जो है मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो कार्बोहाइड्रेट करता है, ये भी आप जानते हैं। तो हम सिंपली जानते हैं कि हमारा शरीर में अगर ईंधन की काम करने की बात होगी तो कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। अगर पूछे शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान कौन करेगा? तो कार्बोहाइड्रेट ही करेगा। अब मान लीजिए ईंधन की बात हो रही है, हमारे शरीर में ईंधन का काम कौन करेगा? कार्बोहाइड्रेट। तो एनर्जी कौन देगा, ऊर्जा कौन देगा? कार्बोहाइड्रेट देगा, है ना? ये भी जानते हैं हम। आपसे और क्या पूछेगा कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता कहाँ है, पता है? तो ये हम सिंपली बताएंगे ग्लाइकोजेन में। कहाँ बताएंगे? ग्लाइकोजेन में। ये भी आप अच्छे से जानते हैं। अब बात करते हैं कि कैप्सूल का आवरण जो बनता है, कैप्सूल का जो कवर जो बनता है, आवरण मतलब उसी को कवर को कहते हैं। तो कैप्सूल का जो आवरण आप देखते हैं, कवर देखते हैं, बनता है कैसे? स्टार्च से बना होता है। अगर ये सवाल आपसे पूछेगा तो छूटना तो नहीं चाहिए, नहीं छूटना चाहिए। और डेली आपका सार संग्रह चलेगा, रेलवे का सार संग्रह 30 से 35 मिनट का चलेगा, उससे भी ज़्यादा चल सकता है क्योंकि एनटीपीसी आपका आ चुका है। तो तैयारी में लगे रहें और मेरा मॉक टेस्ट जरूर देते रहें। इस बुक से मॉक टेस्ट दीजिएगा, आपका रिजल्ट होने का चांस बढ़ता रहेगा, क्योंकि जीके जीएस में नैनिक कार्ड भी आगे रहता है। आप जान के रहें, और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलेंगे। और आप हैं तभी हमें ये हमेशा याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। कौन सी शर्करा जो है तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ग्लूकोज। अब मान लीजिए हम शर्करा की बात करते हैं, ठीक है? तो जैसे ही ग्लूकोज हम पीते हैं तो एनर्जी आता है कि नहीं? तो तुरंत एनर्जी देने वाला कौन है? ग्लूकोज है। सिंपल, ऐसे याद कर सकते हैं, अपने आप से जोड़ते पढ़िए, बायोलॉजी है ना? अब देखिए, एथलीट जो होते हैं, एथलीट को जानते हैं, खिलाड़ी को जानते हैं ना? एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट से। एथलीट्स जो होते हैं, खिलाड़ी जो होते हैं, उनको जल्दी से दीजिए कार्बोहाइड्रेट, देखिए एनर्जी जल्दी हो जाएगा, फुर्तीले भी हो जाएंगे और ज़्यादा ऊर्जा भी मिल जाएगा। चलिए, ये हो गए। अब बात करते हैं, देखिए और भी हैं, इसे हम अब लाएंगे कितने पार्ट में? अब लाएंगे जो 5 पार्ट में, जो कि आपको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। देख रहे हैं वीडियो? तो 5 पार्ट में आएगा और इसे समाप्त कर देंगे, ठीक है? क्योंकि अब बायोलॉजी का जो है हमारा टेबल के रूप में बनाएंगे, जो कि इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है? समझ गए? तो ये सब देख लीजिएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दिएगा। और आप हैं तभी हम हैं, ये हमेशा याद रखना होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। और जल्द आ रहा है आपका 9 मॉक टेस्ट पॉलिटिकल का, और जल्द डिमांड जो है टायर 4 का, प्लीज़ थोड़ा सा वेट करेंगे, जल्द आएंगे। बाय बाय।